स्ट्रेटजी मैनेजमेंट हम कर रहे थे, उसका 13 टॉपिक है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। मतलब कंपनी में जो भी स्ट्रेटजी लगाई जाएगी उसका इवैल्यूएशन देख चेक करेंगे। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि एक्चुअल में जो भी आपने काम स्टार्ट किया है, रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी ने रखे हैं, उसका कंपनी को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन। कंट्रोल उसके बाद आता है। कंट्रोल का मतलब होता है कि बाय द वे रिजल्ट फेवर वाले आए हैं, फिर तो स्ट्रेटजी वैसे ही चलती चली जाएगी। बाय द वे रिजल्ट जो है फेवर वाले नहीं है, तो स्ट्रेटजी में कुछ चेंजेस करके दोबारा से उसके ऊपर काम करना ताकि रिजल्ट अच्छे आ सके। इस प्रोसेस को स्ट्रेटजी कंट्रोल बोलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन, जिसके बारे में हमने पहले बात कर लिया कि जो भी एजम्पशंस हमने बिजनेस स्टार्टिंग में लगाई थी, क्या वो बिल्कुल एक्चुअल एक्यूरेट आ रही है, नहीं आ रही। जो हमने गोल सेटअप किए थे वो गोल हमारे अचीव हो रहे हैं, नहीं हो रहे। उसके अलावा जो हमारी कंपनी में स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन करने के जो एक्शन थे, क्या वो बिल्कुल सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे। कंपनी में जो प्लान जो स्टिकी बेस पे थे, स्टिकिंग थे, या फिर कंपनी में जो गुड रिसोर्सेज को कैसे यूज करना था, वो सब कुछ सही हो रहा है, नहीं हो रहा। इन सभी प्रोसेस को स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन ही बोला जाता है। नेचर ऑफ स्ट्रेटजिक वैल्यूएशन, इस चीज को करने के पीछे क्या रीजन होता है, स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट क्यों करते हैं? सिर्फ एक ही रीजन होता है कि कंपनी ने जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेटअप किए थे, क्या उनको अचीव किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसलिए कंपनी इस चीज को देखती है। प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन, कंपनी का स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन कैसे चेक कर सकती है? सबसे पहले स्टार्टिंग परफॉर्मेंस बेंचमार्क। आप अपने एक टारगेट सेटअप कर देंगे, जैसे एग्जांपल बोलेंगे कि कुछ भी स्टैंडर्ड सेटअप कर देंगे। स्टैंडर्ड के बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो आपने स्टैंडर्ड सेटअप की है किसी भी काम के लिए, कंपनी में अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, प्राइमरी फंक्शंस हैं, सेकेंडरी फंक्शंस हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज हम लोग जो बनाते हैं कॉर्पोरेट के लिए, फिर बिजनेस के लिए, फिर फंक्शन के लिए। उन सभी चीज़ों की जो स्ट्रेटजीज आपने बनाई है उनको मेजर करना स्टार्ट कर दीजिए। मीन्स वो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करते चले जाइए। फिर एनालाइज वेरिएंस। एनालाइज वेरिएंस का मतलब क्या होगा? जो आपके पास स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल परफॉर्मेंस, आप चेक कीजिए। अगर स्टैंडर्ड जो आपने सेटअप किया था और परफॉर्मेंस उससे अच्छी आई है, तो आपकी स्ट्रेटजी लगाई हुई ठीक है। अगर आपने जो जैसे स्टैंडर्ड अलग अलग तरीके से, स्टैंडर्ड का इनकम सेटअप कर दिया कि कम से कम मिनिमम इनकम हमने सेटअप करनी 100, आपकी इनकम 120 आ गई, तो परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाएगी। फिर आती है बात ऑपोजिट खर्चों पे। जब देखें भी स्टैंडर्ड खर्चे आप रखें, भी खर्चे मिनिमम 80 होने चाहिए, स्टैंडर्ड है, लेकिन आपके खर्चे हो गए 120, तो हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड जो हमने सेटअप किया था कि हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल काम नहीं की, दोबारा से काम करना पड़ेगा। अगर खर्चे उससे कम आ जाए तो हम बोलते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है फेवरेबल है। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, बाय द वे रिजल्ट अनफेवरेबल आए तो आप करेक्शन एक्शंस मींस उन स्ट्रेटजी में कुछ चेंजेस करके दोबारा से अपनी कंपनी में उस चीज को लगा सकते हैं। स्ट्रेटजी एनालिसिस करने के इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग स्ट्रेटजी एनालिसिस करते हैं? सबसे पहले परफॉर्मेंस मेजरमेंट। हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का पता लग जाएगा कि कौन कौन बंदा हमारे फेवर में काम कर रहा है। एनालिसिस, हम किसी भी चीज को किसी भी चीज के साथ कंपेयर करना चाहें, किसी डिपार्टमेंट को किसी डिपार्टमेंट के साथ, पिछले साल की परफॉर्मेंस को इस साल के साथ डिफरेंस देखना चाहें, कंपेरेंस करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। करेक्टिव एक्शंस, कहाँ कहाँ पे हमें दोबारा से वर्क करने की जरूरत है, वो भी आप स्ट्रेटजी एनालिसिस से ही कर सकते हैं। उसके बाद रीअसेसमेंट ऑफ गोल्स, अगर कंपनी के गोल्स में कुछ चेंजेस करने हो तो स्ट्रेटजी एनालिसिस होना जरूरी है, इवैल्यूएशन होना जरूरी होगा। थ्रेट अलर्ट, जहाँ जहाँ पे कंपनी को लॉस होने के चांसेस हैं, वो अलर्ट आपको पहले ही मिलते चले जाएंगे। चैलेंजेस ऑफ स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन, जब भी किसी कंपनी में आप स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट करने जाएंगे, परफॉर्मेंस चेक करने जाएंगे, तो कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले तो बात पॉइंट आता है कि हैविंग ए प्लान सिंपली फॉर प्लान्स सेक, जो आप प्लान बनाए हैं क्या वो सिंपल है, सब लोग उसके ऊपर काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। दूसरा, नॉट अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट और फोकसिंग ऑन रिजल्ट्स, हमने इन्वायरमेंट देखा ही नहीं, कंपनी का इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा है, मे भी लोगों का बिहेवियर अलग तरीके से हो, परसेप्शन लेवल कुछ लोगों की सोच अलग से हो, तो हम सीधा रिजल्ट के ऊपर फोकस करने बैठ जाएं, ये प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। पार्शियल कमिटमेंट, कंपनी ने टॉप मैनेजमेंट आपको सपोर्ट ही नहीं की, कमिटमेंट है ही नहीं, आपने काम करना स्टार्ट कर दिया तो रिजल्ट अच्छे आएंगे नहीं, कभी भी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। नोट इन्वॉल्विंग द अप्रोप्रिएट पार्टीज, जिन जिन जगह के ऊपर आपने काम करना था, जहाँ पे स्ट्रेटजी लगाई थी, वहाँ की मेन जो पार्टीज थी उन्होंने आपके साथ कोऑपरेट ही नहीं किया, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सिलेक्टिंग द इनकरेक्ट इंडिविजुअल फॉर लीडरशिप रोल, आप लीडर जिनको बनाना चाहिए था गलत पर्सन सेलेक्ट कर रही हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। इग्नोरिंग जम्पशन फैक्ट्स एंड मार्केट रियलिटी, आपके पास जो भी जम्पशंस हैं, जो मार्केट के फैक्ट हैं, जो रियलिटीज हैं, आपने उसको इग्नोर करके अपनी स्ट्रेटजी बना दी। मीन्स जनरल कंडीशन आपने देखी नहीं। देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एक्शन, किसी भी बंदे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप नहीं की, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो आपकी स्ट्रेटजी ऑलवेज गलत होगी। अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव और लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड कंसंट्रेशन, हमारी कंपनी में ऑब्जेक्टिव वो सेटअप किए गए जिनको कंप्लीट किया ही नहीं जा सकता, मीन्स आपने उनके ऊपर कोई एक्शन लिया ही नहीं, कोई बंदा लेना भी नहीं चाहता था, फिर भी आपने सेटअप कर दी, तो प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेटजिक कंट्रोल।
स्ट्रेटजी कंट्रोल आपकी कंपनी में वो टेक्निक्स होती है जब कंपनी को लगता है कि हमारी कंपनी में कोई भी काम जो है अम्बिजियस अनहैंडल है, उस चीज़ को मॉनिटर करना हमें। मीन्स किसी चीज़ के लिए आपने कोई स्ट्रेटजी सेटअप कर दी थी, अभी उसके ऊपर कंट्रोल करना मीन्स उस काम को प्रॉपर एज ए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, इस चीज़ को स्ट्रेटजी कंट्रोल बोलते हैं। स्ट्रेटजी कंट्रोल करने के पीछे नेचर क्या होता है, कंपनी में जो भी काम, जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि मॉनिटरिंग स्ट्रेटजी, स्पॉटिंग इशू, मॉडिफिकेशन, अंडरलाइंग एजम्पशंस, मेकिंग अप्रोप्रिएट और एक्शंस, इन सभी चीज़ों के ऊपर दोबारा से एक्शंस करना। मीन्स जो काम ऐसे होते हैं कि इशू में चल रहे हैं, क्या वो काम अब बिल्कुल रियल एक सॉफ्ट लाइन पर आके काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो प्लान के प्रति हमारा बिहाफ रोल बनता था, क्या वो रोल प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है नहीं हो रहा, हर एक बंदा रिपोर्ट प्रॉपर एक बंदे को कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सारा काम स्ट्रेटजी कंट्रोल का ही होता है। स्ट्रेटजी कंट्रोल में हम अब एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसको ट्रैकिंग, इवेल्यूटिंग, रीओरिएंटिंग और फंक्शनिंग ऑफ द फर्म स्ट्रेटजी बोलते हैं। मीन्स आप लोग एक फ्रेमवर्क स्टडी कर देंगे, मीन्स जो काम सेटअप कर दिया उसको ट्रैक करते चले जाएंगे। ये जो कंट्रोल होता है दो प्रकार का होगा, इनपुट कंट्रोल और बिहेवियर कंट्रोल। इनपुट कंट्रोल होता है कि कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं उनकी नॉलेज, स्किल्स, टैलेंट वैसे ही यूज कीजिए जिस तरह की रिक्वायरमेंट है। तो आप चेक कर सकते हैं, जो बंदा अकाउंट्स में बैठने वाला उसको अकाउंट्स में बैठाएं, ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स वाले को आप पैकिंग में बैठाएं, पैकिंग वाले को अकाउंट्स में बैठाएं, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर आता है बिहेवियर कंट्रोल। हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी में जो लोग कंपनी में काम करने आएंगे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट डिफरेंट मीन्स धर्म के अकॉर्डिंग आ सकते हैं, तो उन लोगों का बिहेवियर भी अलग अलग होता है। सब लोगों को एक मोस्ट प्रेफरेबल या मोस्ट सूटेबल बिहेवियर स्टैंडर्ड में लेके आना ये कंपनी की जिम्मेवारी होती है, तभी कोई कंपनी स्ट्रेटजी कंट्रोल कर सकती है। स्ट्रेटजी कंट्रोल में अगर आपको बिहेवियर को कंट्रोल करना है तो आप लोग सबसे पहले तो कहता भी ऑपरेशन के बजट बनाइए, हर एक काम का बजट बनाइए और रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी सबकी सेटअप कीजिए। कौन कौन बंदा किस किस को रिपोर्ट करेगा, कौन कौन से काम करेगा, ये कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कंपनी में ये चीज़ें सेटअप नहीं करते तब तक आपका ऑपरेशन कंट्रोल नहीं हो सकता। मीन्स आप बोल सकते हैं कि कंपनी में ऑपरेशन कंट्रोल तभी होगा अगर आप बंदे के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करके बजट सेटअप करेंगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप करेंगे, तभी ये कंपनी में काम हो सकते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी कंट्रोल। ये टाइप्स स्ट्रेटजी कंट्रोल कितने प्रकार के होंगे, प्रेमिसेस कंट्रोल, इंडस्ट्री कंट्रोल, स्ट्रेटजिक सर्विलेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेमिसेस कंट्रोल। मींस हम अपनी कंपनी विद इन कंपनी में जो कंट्रोल कर रहे हैं इसको प्रेमिसेस कर दिया। एक बिल्डिंग जैसे एग्जांपल बने, घर के अंदर जो कंट्रोल है एक फादर या मदर को होता है, उस चीज को हम लोग स्ट्रेटजी कंट्रोल बोल सकते हैं। इंडस्ट्री फैक्टर क्या होंगे इसमें, प्रेमिसेस कंट्रोल में कुछ फैक्टर देखे जाएंगे। क्या क्या, सबसे पहले तो इंडस्ट्री के फैक्टर क्या है, मीन्स कंपनी के कंपटीटर, कंपनी के सप्लायर्स, कंपनी के बायर, कंपनी के सब्सिट्यूट्स, वो न्यू एंट्रेंस, सब चीज़ें क्या है इनको कंपनी को देखना पड़ता है। स्ट्रेटजिक सिविलियंस मीन्स कंपनी में कैसा सिस्टम बनाइए हर एक बंदे का काम को रिपोर्ट किया जाए, मीन्स हर एक बंदे की रिकॉर्डिंग होनी ज़रूरी है। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, कंपनियों में कहता है स्पेशल जो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं कभी भी हो सकती हैं उनके ऊपर कंट्रोल होना ज़रूरी है, तब भी किसी कंपनी में स्ट्रेटजी को चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल भी हम लोग कर सकते हैं। फिर है हमारे पास टेक्निक फॉर स्ट्रेटजिक कंट्रोल। किसी भी कंपनी में अगर आप लोग ज़्यादा स्ट्रेटजी कंट्रोल करना चाहते हो तो क्या क्या स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो कहता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर हम MIS सिस्टम अपनी कंपनी में लगा रहे हैं, मैनेजमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किए गए हैं वो सबसे पहले तो लोअर डाउन तक पहुंचना चाहिए। फिर कौन बंदा किसको रिपोर्ट कर रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट का होनी चाहिए, मीन्स हर एक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में कंपनी के पास होनी चाहिए। बेंचमार्किंग क्या होती है, कंपनी में कैसे स्ट्रेटजी यूज की जाएगी, जो बेस्ट प्रैक्टिस आइडिया, जैसे हम बोल सकते हैं कि बेस्ट बेस्ट पर्सन हमारी कंपनी में या बेस्ट कोई चीज़ें ऐसी थी जो बेस्ट हुई हैं उन चीज़ों को यूज़ किया जाए सामने वाले बंदों को कंपनी में परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए। जैसे हम बोलेंगे एग्जाम्पल, किसी बंदे को लीडर बना दिया जाए, जो बंदा हमें पता था पुराना था, जब वो बंदा हमारी कंपनी से काम छोड़ के भी जा चुका है, अभी फ्री है, तो उसको बुला लिया जाए जो कंपनी में बेस्ट फैसिलिटीज दे सके, इसको बेंच मार्किंग बोलते हैं। ये बेंच मार्किंग दो कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी। इंटरनल क्या होती है, जब हम क्वालिटी या कंपनी के सेवरल एस्पेक्ट्स को देखते हैं, मीन्स कंपनी के दिशा में आगे बढ़ सकती है, उन चीज़ों को देखते हैं। एक्सटर्नल क्या होगी, कंपनी के लिए नॉर्म्स होंगे कि मार्केट में कैसे कंपटीशन बेस में रह सकती है, वहाँ पे कंपनी जो है एक्सटर्नल बेंचमार्किंग भी यूज़ कर सकती है। इसमें कंपनी कौन कौन से काम करेगी, ई कमर्स भी कर सकती है। ई कमर्स का मतलब क्या होगी, जरूरी है कि हम सब कुछ लोगों के हाथों तक, सॉरी, अपनी काउंटर बना लें, वहाँ पे सामान ई कमर्स स्टार्ट कर दीजिए। ऑनलाइन बिजनेस होगा तो आपका बेनिफिट हो सकता है। बैलेंस स्कोर कार्ड, सभी काम के लिए स्कोर कार्ड बनना जरूरी है। जैसे कि हम देखते हैं आजकल कंपनियां जो ई कॉमर्स भी कर रही हैं तो वो रिव्यू लेती हैं कस्टमर के, तो ये कंपनी में स्ट्रेटजी कंट्रोल के लिए ही चेक करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड, अगर कोई कंपनी
कंपनी के बैलेंस स्कोरकार्ड को चेक करने बैठेगी तो कौन कौन सी चीज़ें चेक की जाएंगी। सबसे पहले तो फाइनेंशियल कंपोनेंट, फाइनेंशियल मीन्स कंपनी के पास पैसे का सिस्टम देखा जाएगा, टाइम पर पैसा जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद कस्टमर, कस्टमर बढ़ जुड़ रहे हैं या फिर कस्टमर लीव करके जा रहे हैं, लॉयल कस्टमर बने हुए हैं या फिर वो भी बाकी कस्टमर कन्वर्ट हो रही है, ये भी चेक किया जाएगा। इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, कितनी जल्दी अपनी कंपनी अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही है, ये भी कंपनी चेक करती है। ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी, एक टाइम पर कंपनी अपने गोल्स कैसे अचीव कर रही है, मीन्स एक टाइम पर अगर बल्क में ऑर्डर आ जाए क्या उसको हैंडल कर पा रही है या नहीं कर पा रही, ये भी स्ट्रेटजी कंट्रोल का ही एक पार्ट होता है। किसी भी कंपनी में अगर बैलेंस स्कोरकार्ड सेटअप करना है तो आपको ये सारे स्टेप करने पड़ेंगे। सबसे पहले कंपनी के स्ट्रेटजी गोल्स सबको बताइए, स्टेप 1 से स्टार्ट कीजिए, ये नहीं कि सीधा स्टेप सब लास्ट पे जाकर खड़े हो जाएंगे। अपनी परफॉर्मेंस के लिए मैट्रिक्स रेडी कीजिए, जो जो बंदे आपकी कंपनी में आए हैं उनको पता है कि आप कौन 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 बंदा क्या क्या काम कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स सेटअप कर दीजिए और उनके लिए ऑब्जेक्टिव रखिए भी कितना कितना काम हर डेली बेस पे या फिर क्वार्टरली बेस पे या फिर मंथली बेस पे कैसे कंप्लीट करना है। हर एक बंदे की स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव और एक्शन प्लान्स में लेके आइए, जो बंदा कंपनी में कुछ अलग कर सकता है उसको आगे लेके आइए, उसके लिए एक प्लान जो है सेटअप कीजिए। हमेशा अपने बिजनेस को अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ ही जोड़िए, ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर से कुछ करना पड़े, जो आपके पास रिसोर्सेज जैसे कि आपकी लेबर, आपका पैसा, उसको प्रॉपर यूज़ कीजिए। की फैक्टर की रेटिंग करते जाइए, मीन्स जो जो काम कंपनी में हो रहे हैं उनकी रेटिंग होना भी जरूरी है। हम किसी एक चीज़ में बोल सकते हैं भी एक चीज़ को चेक कर लेंगे, ओवरऑल परफॉर्मेंस आप रिकॉर्ड कीजिए। उसके अलावा कंपनी में अगर स्ट्रेटजी को कंट्रोल करना है तो उसके लिए एक और स्ट्रेटजी हम एक और टाइप है जैसे को बोलते हैं MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अगर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कंपनी में काम चल रहा है, मैनेजमेंट ही ऑब्जेक्टिव सेटअप कर ले कि हमें कौन से काम कैसे कंप्लीट करने हैं और उन ऑब्जेक्टिव को लोगों से काम करवाना खत्म कंप्लीट करवाना स्टार्ट कर दे, तो ये भी कंपनी में मैनेज स्ट्रेटजी आपकी कंट्रोल में आ सकती है। इसका प्रोसीजर क्या है, कंपनी अपने एम्स पहले सेटअप कर ले, उन गोल्स को कैसे अचीव करना है उन स्टाफ के साथ इनोमिनेट कर ले, उसके बाद सभी लोगों की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड कर ले और आपस में कंपेयर कर ले। अगर आपके स्टैंडर्ड अच्छे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस से तो आप लोग काम कर सकते हैं कि एक्चुअल रिजल्ट्स आपके डाउन आए, या फिर एक्चुअल रिजल्ट अच्छे हैं स्टैंडर्ड से तो हम उसमें फेवर में मान सकते हैं। हमेशा अगर बाई द वे कंपनी में भी प्रॉब्लम्स आए तो जो भी सुजेशंस हैं उनकी ऑफर जरूर होनी चाहिए, जो बंदों ने आपको अपनी तरफ से सजेशन दिए उनके ऊपर वर्क किया जाए। वर्क करेंगे तो कंपनी अपना बेनिफिट देखे, नहीं बेनिफिट नहीं जाता तो नेटवर्क टेक्निक भी यूज़ कर सकती है, जिसको हम लोग CPM मॉडल या फिर बोल सकते हैं या फिर पर्ट मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले क्रिटिकल पाथ मेथड सेटअप कर लें भी कौन कौन से काम हमें करने पड़ेंगे। एक प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए इवैल्यूएट कर सकते हैं भी कौन कौन से टेक्निक्स हम लगा सकते हैं, उन चीज़ों को पहले सेटअप कर लें तो कंपनी में कभी भी स्ट्रेटजी कंट्रोल हो जाएगा। ये था आपका टॉपिक स्ट्रेटजी के वैल्यूएशन और कंट्रोल वाला, जो हुआ खत्म। कोई पॉइंट है ऐसा पूछना तो देखिए, फिर नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक बचता है उसको भी हम लोग आज ही खत्म करते हैं। लास्ट आपका टॉपिक इसमें आ रहा है स्ट्रेटजिक इशू। जब भी किसी कंपनी में कोई स्ट्रेटजी को मैनेजमेंट काम करते हैं उसमें स्ट्रेटजी को इशू मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ इशू आते ही आते हैं। उन इशू को अगर दूर करना है, इशू कुछ भी हो सकते हैं, मीन्स कस्टमर आपके दूर चले गए, आपकी सेल डाउन होगी, आपके प्रॉफिट डाउन होगी, या आपके ऑब्जेक्टिव थे वो बिल्कुल अचीव हो ही नहीं पाएंगे, हम किसी रॉन्ग ऑब्जेक्टिव में चले गए, अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूज ही नहीं कर सके। अगर इन इशू से डील करना है तो कंपनी में काम कर सकते हैं हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस में काम कर सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसी मीन्स हम बोल सकते हैं एक टेक्निक है जिसमें स्पेसिफिक रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, रेगुलेशंस होंगे जो आपके बिजनेस के बिहेवियर को गवर्नमेंट फ्रेमवर्क में लेके आएंगे। मीन्स आप अपने बिजनेस को एक फ्रेमवर्क में सेटअप कर सकते हो अगर आप स्पेसिफिक रूल सेटअप कर दें सब लोगों के लिए। सब लोगों के लिए उन रूल्स के ऊपर कैसे काम करना है वो भी आप फ्रेमवर्क सेटअप कर दें तो कंपनी में काम हो सकता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी में जब भी होती है उसमें सिर्फ क्या काम होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं उसमें, रोल्स, ऑब्लिगेशंस, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं। मीन्स कंपनी में सबसे पहले तो सब काम के अलग अलग रोल होंगे, उन रोल को कैसे खत्म करना उसके ऊपर जिम्मेवारियां भी बनी होती हैं, ऑब्लिगेशंस। फिर रूल्स होते हैं कंपनी में कितने बजे जाना है और कितने बजे जाना है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैनेजमेंट आपको बताएगी वो आपको काम कंप्लीट करने में, कोड ऑफ कंडक्ट कौन सा काम कैसे कंप्लीट किया जाएगा, ये सारा कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ही होते हैं। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है मोस्टली कंपनी में कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं उनकी तरफ से ही बनाए जाते हैं। स्ट्रक्चर क्या कहता है कंपनी में कौन कौन बंदे जो इसमें काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिनको CEO भी बोला जाएगा वो कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी में पैसा अगर लगा के बैठे हैं तो सारा काम खुद देखेंगे, जरूरी नहीं होता कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हायर कर लेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो आगे अपने साथ
अगले अगले पर्सन रखेंगे, जैसे कि ऑपरेटिंग मैनेजर्स, फाइनेंस मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, ये सारे बंदे जो है कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ही काम करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मेन प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले तो फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब होता है कि सभी स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर को एक जैसा ट्रीट किया जाए, किसी भी बंदे के साथ कोई भेदभाव ना हो। ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब लोगों को जो भी कंपनी में काम होगा उसका प्रॉपर रिपोर्ट्स होंगी। अगर कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर रिपोर्ट चेक करना चाहें तो वो इस पे चेक कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। कंपनी में जो भी जितने प्रकार के रिस्क आते हैं, फाइनेंस रिस्क हो गया, मार्केट रिस्क हो गया, उनको इजीली इसमें मैनेज किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक बंदे की हर एक काम के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेटअप की जाती है ताकि बंदा टाइम पर काम कंप्लीट कर सके। अकाउंटेबिलिटी। जो किसी बंदे के लिए टारगेट सेटअप किए गए, वो टारगेट्स को कैसे अचीव किया जा रहा है उसके ऊपर रिकॉर्ड, उसकी जो परफॉर्मेंस है रिकॉर्ड होती चली जाती है। 4P ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस 4P वर्ड के ऊपर काम करती है। सबसे पहले पीपल, ऑलवेज उन लोगों के लिए काम करेगी जो मार्केट के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ नया क्वालिटी वाले प्रोडक्ट लेके आना। प्रोसेस, ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो क्वालिटी बेस्ड पर बने, प्रोसेस में सेटअप किया जाता है, इंश्योर किया जाता है। परफॉर्मेंस, कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस बेस पे उनको रिवॉर्ड भी दिए जाते हैं। पर्पस, जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसके लिए कंपनी हमेशा कोई मकसद लेके चलती है। मीन जैसे परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस के रिवॉर्ड क्या देने हैं वो चीज़ें कंपनी पहले ही देख के चलती है। 4 पिलर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 4 पिलर हैं। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन सारे काम का रिकॉर्डिंग होना चाहिए, हर एक चीज़ की रिपोर्ट बननी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, कोई बंदा कोई भी रिपोर्ट देखना चाहे जब मर्जी देख सकता है। फेयरनेस, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जरूरी है ताकि बंदा रिस्पॉन्सिबल होकर काम करे और एक चीज़ की रिपोर्ट बन सके। इंपॉर्टेंस क्या होती है फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की? कंपनी में टारगेट टाइम पर अचीव कर लेगी, वेस्टेज को रिड्यूस कर लेगी, आइडल टाइम कंपनी में कम हो जाएगा, कंपनी में जो कस्टमर जो आपके टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं वो ऑलवेज रिटेन रहेंगे, कंपनी जो मार्केट में रिस्क आएंगे या फाइनेंस के रिस्क आएंगे उनको इजीली बेस पे डील भी कर सकती है, और हमेशा कंपनी जो है मार्केट में कंपटीशन लेवल पे बनी रहती है। इन्होंने एग्जांपल आपके पास दी है, अमेजन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दी है। अमेजन कॉर्पोरेट मींस अमेजोन कंपनी ने इस चीज़ को प्रॉपर करके दिखाया है भी आज के टाइम में अमेजन कंपनी कैसे आगे बढ़ रही है। वो 4 सेक्टर के ऊपर ही काम करती है, सारे काम का रिकॉर्ड होता है। आप देख लीजिए, कोई सामान मंगवा लीजिए ऑनलाइन करने में, जब कौन बंदा उसको पैक कर रहा है, कौन से स्टोर से आ रहा है, कौन सा कोरियर लेके जा रहा है, सारी चीज़ का रिकॉर्ड होता है उसके पास, ट्रैक करते हैं। और ट्रांसपेरेंसी होती है, आपने जो चीज़ मंगाई है ऑनलाइन जो दिखा रहे हैं वो चीज़ आपके पास पहुंचाने का काम है उनका, यही होता है। कहाँ से आया, कैसे कैसे पहुंचा, क्या लेके गए, क्या देखे गए, उन सभी चीज़ का रिकॉर्ड होता है, आप जब मर्जी चेक कर सकते हैं। फेयरनेस होता है, बाई द वे कोई प्रॉब्लम गलत आ गई है, कोई चीज़ का आपका प्रोडक्ट गलत आया है तो कंपनी आपके साथ प्रॉपर बातचीत भी करेगी और आपका प्रोडक्ट चेंज करवाने में आपकी हेल्प भी करेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में लेके चलती है। जब तक कस्टमर के पास सामान पहुंच नहीं जाता, कस्टमर से उसके रिव्यू नहीं ले लेती, तब तक कंपनी को ऐसा लगता है कि हमारा काम खत्म नहीं हुआ। मीन्स आपसे वो रिव्यू तक भी लेती है। प्रोडक्ट अच्छा नहीं आया तो आपको जेन्युइन प्रोडक्ट दिलवाने के लिए दोबारा से उसके ऊपर आपके बिना पैसे खराब किए हुए आपको रिप्लेस करवा कर भी देती है। तो अमेजन कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस चलता है, तो उन्होंने एग्जाम्पल इसी के लिए। उसके बाद आता है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स भी बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन ही होती हैं। किसी भी कंपनी में अगर स्ट्रेटजिक इशू देंगे तो बिजनेस एथिक्स सबसे बड़े इश्यूज हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना ले, क्या कंपनी में सब लोग उसको फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे। किसी भी कंपनी ने लिखा कि फैक्टर अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एथिक, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं बिजनेस के एथिक्स को जो इन्फ्लुएंस करते हैं। मीन्स कंपनी में जो इन्वायरमेंट है वही, अगर इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपका अच्छा नहीं है तो बिजनेस एथिक्स फेल हो जाते हैं। स्ट्रेटजी ऑफ डिवॉल्विंग बिजनेस, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? कंपनी क्यों कहता है स्ट्रेटजी एथिक्स डिवेल्प करते हैं? ताकि एथिकल स्टैंडर्ड सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बन सकें और सब लोग उसके ऊपर कमिटमेंट बेस पे काम कर सकें। ये ना हो कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए लेकिन कोई बंदा फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद क्रिएटिंग एथिकल अवेयरनेस, सब बंदों को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए भी कंपनी में जो रूल्स बनाए गए हैं सब लोगों को फॉलो करने हैं। जैसे एग्जाम्पल उन्होंने कंपनी 5S का रूल्स है, जब भी आप एंटर करेंगे तो गेट के ऊपर ही बोर्ड लगे होते हैं, ये कंपनी इस बेस पे चल रही है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, ताकि सब लोगों को अवेयरनेस हो। और कंपनी में जब भी ट्रेनिंग होगी तो इस चीज़ के बारे में पहले जरूर बताया जाएगा। हर एक बंदे की कहता एथिकल स्टेटस के प्रति क्या रिकॉर्ड परफॉर्मेंस है उसको रिकॉर्डिंग करना, मेजर करना या मॉनिटरिंग करना, ये काम करते हैं। उसके ऊपर एक्शन भी लेना। अगर कोई भी बंदा जो कंपनी में काम कर रहा है, चाहे मैनेजमेंट में चाहे लेबर में, परफॉर्मेंस अच्छी है तो काम कर उसको और आगे लेके जाएंगे। अगर परफॉर्मेंस डाउन है तो हो सकता है कि आपको ट्रेनिंग दे, या हो सकता है कि आपको निकाला भी जा सकता है। कंपनी में एथिकल कल्चर को मेंटेन करके चलना, इसलिए बिजनेस एथिक्स बनाए जाते हैं। कहता कंपनी में बिजनेस एथिक्स क्यों जरूरी है? उसके सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस और एक्सपेंशन। कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है सब लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना है, ये नहीं कि हम बैक लेके जाना है, इसके लिए बिजनेस एथिक्स बनाए जाते हैं। कंपनी में जो नेगोशिएटिव स्किल्स हैं उनको ट्रेनिंग देके आगे बढ़ाया जा सकता है।
जो लोग कंपनी में आएंगे हर जगह पे ना करते हैं काम के लिए, उनको ऑलवेज यस वर्ड में लेके आना, इसके लिए कंपनी कॉल करती है। कस्टमर लॉयल्टी और एक्सपेंशन, कस्टमर जो लॉयल हैं उनको हमारे साथ जुड़े रहें और भी कस्टमर अटैच हों और उनको आगे बढ़ाया जा सके, इसलिए कंपनी काम करेगी। ड्रोन इन टैलेंट एंड इन्वेस्टमेंट, कहाँ कहाँ पे हम टैलेंटेड एम्प्लॉइज अपने साथ जोड़ के रखें और इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट और करने की जरूरत हो, वो इन्वेस्टमेंट भी हम लोग करते चले, इसलिए कंपनी में बिजनेस एथिक्स जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके अलावा लिखा कि कंपनी बिजनेस एथिक्स इतने प्रकार के होंगे। सबसे पहले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बिजनेस का एथिक है। एथिक्स है कि सब लोग रिस्पॉन्सिबल होकर काम कंप्लीट करेंगे। ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्टवर्दीनेस, जो रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी वो ट्रांसपेरेंसी लेवल पे होंगी, जिस बंदे ने बनाई होंगी उसके ऊपर कंपनी ट्रस्ट भी जरूर रखेगी। टेक्नोलॉजिकल एथिक्स एंड प्रैक्टिस, टेक्नोलॉजी को भी साथ में लेके चलना। हम लोग ये नहीं बोल सकते जो हिस्टोरिकल बेस पे या पास्ट बेस पे चलता था वही चीज़ आज चलेगा, मॉडर्न टेक्निक्स को अपनी कंपनी में लेके आना। फेयरनेस, सबके प्रसाद फेयरनेस रखना, जैसे कि रिलीजन बेस पे, बिलीफ बेस पे, एज बेस पे, या फिर वर्क प्लेस में किसी भी बंदे के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, इक्विटेबली ट्रीट किया जाए सब लोगों को, ये काम कंपनी काम करती है। कीपिंग एन आउट फॉर रिपोर्टिंग अनएथिकल बिहेवियर, कंपनी में जो अनएथिकल बिहेवियर हो रहा है उसके ऊपर अपने निगाह रखना, जिससे हम सर्विलेंस करते चले जाना, ये कंपनी के एथिकल स्टैंडर्ड होते हैं। फिर आते हैं स्टैंडर्ड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ HUL। HUL में से कंपनी की एग्जाम्पल शायद इन्होंने ली हुई है। कोई भी कंपनी का अगर अपनी इकोनॉमी में स्ट्रेटजिक एथिक्स को लगा रही है तो उसमें क्या क्या चेक देखिए। सबसे पहले पब्लिक एक्टिविटीज़, जो लोग उनके साथ जुड़े हों वो लोग क्या क्या काम करने वाले हैं। एम्प्लॉयज़ कौन से हैं, ये हमेशा कंपनी देख के चलती है कि हमारे पास ऑन रोल और ऑफ रोल एम्प्लॉयज़ क्या हैं, ताकि हर एक बंदे की ड्यूटीज़ को आप लोग सेटअप कर सकें। कंज्यूमर्स, हमारे कस्टमर कौन कौन से हैं, क्योंकि कस्टमर्स को देखना जरूरी है। एम्प्लॉयज़ आप देखेंगे, अपनी इन्वायरमेंट देखेंगे, कस्टमर अगर नहीं होंगे तो कंपनी नहीं चल सकती। बिजनेस पार्टनर्स, ये भी जरूरी है कि जो बिजनेस के साथ आपके जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, उनको भी देखना जरूरी होगा। शेयर होल्डर और रिस्पॉन्सिबल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, कौन कौन बंदे जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने पैसा कंपनी में लगाया हुआ है, अगर उनको कोई रिस्क आ रहे हैं तो उनको मैनेज कैसे करना है। कंपनी इसके ऊपर काम करेगी तो कैसे करेगी, प्रोडक्ट की सेफ्टी और प्रोडक्ट की क्वालिटी लेके आएगी। प्रोडक्ट जो बनाया जाएगा सेफली बेस पे बनाया जाएगा और क्वालिटी बेस पे बनाया जाएगा, ताकि लोग उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकें। अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्टिव इंटरेस्ट, जिन लोगों का कंपनी में झगड़ा हो जाता है उनके ऊपर इंटरेस्ट जो बनता है उसको दूर करना। बहुत लोग झगड़ा करने में खुद चाहते हैं, लेकिन झगड़े को कैसे सॉल्व करना है कंपनी इसके ऊपर काम करती है। रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन, ऑलवेज कोशिश कीजिए कि जो बंदे कुछ नया कर सकते हैं उसको आगे लेके आइए। प्रमोटिंग हेल्थ, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन, कंपनी में जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए हेल्थ के प्रति जो जो चीज़ें कंपनी काम कर सकती है, जो सिचुएशन क्रिएट कर सकती है वो बनाए। हाइजीन कंडीशन लेके, जैसे कि एग्जांपल बोले कि आपकी कंपनी में मोबाइल में मेडिकल यूनिट्स हो सकें, हेल्थ कैंप हो सकें, या फिर एक टेक्नीशियन पर्सन कंपनी में बैठाया जाए जो ऑलवेज आपको कहीं पर भी ऐसी प्रॉब्लम्स आए तो उसमें आपकी हेल्प कर सकें। इको मॉडल विलेजेस, इको मॉडल विलेजेस का मतलब होता है कि कंपनी में ऑलवेज कुछ गारंटी बेस पे कुछ ना कुछ ऐसे फेयर्स या फिर मेला वगैरह लगाए जाएं जिसपे लोगों को नॉलेज हो सके कि आपका प्रोडक्ट क्या है। रूरल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, आपकी कंपनी में कुछ ऐसे पर्सन मार्केट से आते हैं जो इंटरप्रेन्योरशिप वाले हैं, उनको स्किल में लिया जाए ताकि आपको स्किल्स दें, कंपनी उसको आगे ले जाए। जो एम्प्लॉयज़ आपके पास काम कर रहे हैं उनमें जो स्किलफुल पर्सन है उनको टैलेंटेड बेस पे आगे लिया जाए। और डिजास्टर रिस्पांस, जो बंदे जब भी कंपनी में झगड़ा हो या कुछ भी हो तो उस टाइप में रिस्पांस को चेक करना, कौन कौन बंदा उस चीज़ को सॉल्व करना चाहता है, कौन कौन बंदा ऐसा है जो उससे भागना चाहता है, इस चीज़ को चेक करना। उसके अलावा स्ट्रेटजिक इशू आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं क्या उस चीज़ के ऊपर काम फोकस है भी रह रहे हैं या कुछ लोग उससे बाहर जा रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी ये भी बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट को बना के चलना, जो आज हम प्रॉफिट कमा रहे हैं वो लगातार कंपनी का प्रॉफिट वैसा ही रहेगा। ये प्रॉब्लम, ये भी कंपनी के लिए स्पेसिफिक एक इशू है। कंपनी इसके लिए भी स्ट्रेटजी बनाती है। स्ट्रेटजी क्या बनाएगी, ऑलवेज कोशिश ये करेगी सप्लाई चेन काम कर सकती है कि एक मैनेजमेंट के बेस पे काम होगा, टॉप मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, सब लोग उसको फॉलो करेंगे। महक सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, अलग अलग पर्सन ने बताया कि जो भी कंपनी में काम होगा एक सप्लाई चेन पे भी यही होगा। मीन्स अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो कितने टाइम में बन रहा है, कितनी जगह कितने टाइम पे लोगों के पास पहुंच रहा है, ये भी इसमें सेटअप किया जा सकता है। एक एग्जांपल इन्होंने महक को कंपनी की दी है, जैसे कि पानी की बोतल वगैरह लग रही है या फिर चोकिंग प्लास्टिक लिखा है। चोकिंग प्लास्टिक, जो प्लास्टिक हमारी इकोनॉमी में आ रहा है, ये प्लास्टिक को कैसे यूज़ करना है, इसकी कोई कंपनी शायद इसमें काम कर रही है। इसमें हमेशा देखा जाएगा कि एथिकल प्रेसिजमेंट और ट्रांसपेरेंसी क्या होगी। जो भी कंपनी काम कर रही है उस पर ट्रांसपेरेंसी क्या है। हम जैसे एग्जांपल बोलें कि पानी की बोतलें ही बन रही हैं, वो सब चीज़ों को लोगों को एक्चुअल में उसकी नॉलेज देनी, कोई बंदा लेना चाहे तो जाके ले सकता है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं से भी पानी भर के दे रहे हैं, वैसे बना रहे हैं, उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज लॉजिस्टिक एंड शिपमेंट, जो सामान आपके पास पहुंचेगा वो किस तरीके से पहुंचेगा, टाइम पर भी होना चाहिए ना, उसमें पता लगे कि सामान खराब होने वाला हो, टाइम पे लेट पहुंचे, ये भी कंपनी सेटअप करती है। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी आपका प्रोडक्ट अच्छा हो
और इन्वायरमेंट में लोग आपको पसंद करें। ये ना हो कि जब कई बार कभी फ्लड आ जाए, कोई थ्रोट आ जाए या फिर अर्थक्वेक आ जाए, उस टाइम पे आपका सामान बच जाए। तो इस चीज़ को भी सेटअप को लेके चलना, कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ के लिए भी कंपनी ऑलवेज काम करती है। उस इन सभी चीज़ों को साथ देने के लिए उसके बाद कंपनी जो काम करेगी, अटेंशन इंटरनली एक्सटर्नली, अपने काम के अपने अंदर भी चेक करेगी और बाहर भी चेक करेगी। अंदर हो सकता है कि अपने लेबर्स मोटिवेट है या नहीं है, डिमोटिवेट तो नहीं है, जिनको ट्रेनिंग की जरूरत है उनको ट्रेनिंग दी जाए। एक्सटर्नल जो कस्टमर आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको और आगे बढ़ाया जाए और नई सर्विसेज दे के दी जाए। जैसे कि एग्जाम्पल मैकडोनल्ड की दी हुई है, मैकडोनल्ड हमेशा ग्रीन पीस में काम करती है। हम देखते हैं मैकडी में चले जाओ, बहुत सारी सर्विसेज आपको दी जा रही हैं। मेंटेन ओवरलैपिंग टाइमलेस, हमेशा अपनी कंपनी में जो टाइम कम टाइम पे ज़्यादा काम खत्म हो सके इसके ऊपर काम करते हैं। जैसे एग्जांपल मैकडी की हम ले लें, आप पहले होता था कि ऑर्डर लेने के लिए काउंटर पे खड़ा होना पड़ता था, आजकल उन्होंने सिस्टम ऑनलाइन कर दिए, घर से ही ऑर्डर आप लगा के भी जा सकते हैं, उनके पास जाइए सीधा मशीन पे खड़े हुए ऑर्डर सेट मिल आपको सामान मिल जाएगा। डिवोल पे बास्केट ऑफ मैट्रिक्स, जो भी कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उनके लिए कहते हैं एक बास्केट सेटअप कीजिए, ताकि उन सभी के ऊपर हम एक बंदा देखें क्या चीज़ फर्स्ट है, क्या चीज़ सेकंड है, क्या चीज़ थर्ड है, ये चीज़ हमेशा चेक कर सकें। हमेशा लिंक कीजिए सस्टेनेबिलिटी, डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन एंड जस्टिस, सब लोगों को एक जगह से लिंक कर दीजिए। कोई बंदे अलग अलग सोचने वाले हैं, कोई अलग 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 कास्ट में है, उन लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाए, सब लोगों को मिला के काम किया जाए और सबके साथ न्याय हो सके। ये कंपनी हमेशा काम करके चलती है। इसके ऊपर कंपनी क्या करेगी, मिशन और विजन सेटअप करेगी, हर एक बंदे को प्रोसेस को डिफाइन करेगी, फिर उस प्रोसेस में क्या आउटकम हो सकते हैं उस चीज़ को नोट करती चली जाएगी। ये कंपनी सस्टेनेबिलिटी कंपनी में लेके आने के लिए स्ट्रेटजी में काम करती है। ये था आपका टॉपिक स्ट्रेटजिक इशू वाला जो हुआ खत्म। पॉइंट कोई है ऐसा पूछना तो देखिए, बुक भी आपकी हो गई है खत्म।